सोते वक्त मेरी बिटिया कितनी प्यारी लग रही थी। इतने जालिम बाप की इतनी प्यारी बच्ची। सारी उम्र जिल्लत सहनी पड़ती मेरी बच्ची को। खुद मैं भी तो रोज़ एक नरक से गुजरती हूँ। कितना भी भूलना चाहूँ, हर रात को दिन भर की तल्ख बातें याद आती रहती हैं। आज की ही बात लो, कितनी छोटी सी बात पर कितना उखड़ गए थे। टिकट बुक कराया? हाँ। तुमने तो 10,000 कहा था, अब ये 12,000 कहाँ से हो गए? और ये सप्ताह के बीच में संडे का टिकट क्यों नहीं लिया? 4 दिन का नुकसान करा दिया। 4 दिन की कीमत पता है तुम्हें? इतना ही ख्याल है तो खुद क्यों नहीं कर लिया? माना मैं पूरे हफ्ते से छुट्टी पर हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि एक नौकरानी की तरह इस आदमी का हर काम करती रहूँ। अपने मायके में तो मैंने कभी खाना नहीं बनाया, हर काम के लिए नौकर चाकर थे। इनको तो यह भी पसंद नहीं। कितनी बार ताना देकर कहते हैं कि रिश्वत की शान शौकत के सामने तो मैं भूखा रहना ही पसंद करूँगा। तो रहो भूखे, मुझे और मेरे बच्चों को तो हमारा पूरा हक दो, उसके बाद जो चाहे करो। मैंने क्या क्या कहना चाहा, मगर पिछले कड़वे अनुभवों के कारण मन मारकर चुप ही रही। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठी तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। आखिरी छुट्टी भी आज ख़त्म हो गई। पैर पटक कर दफ्तर के लिए निकलना ही पड़ा। हमेशा ऐसा ही होता है, ज़बरदस्ती करके अपने को उठाती हूँ तभी भी बस छूट जाती है। आखिरकार टैक्सी करनी पड़ी। दफ्तर पहुँचते पहुँचते 10:30 बज ही गए थे। ऑफिस का काम करने के बाद लंच करने बैठी तो पहले ही कौर में दांत के नीचे कंकर आ गया। खाने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि उसी वक्त खाने की प्लेट छोड़कर उठ गई। वापस अपनी सीट पर आई ही थी कि फ़ोन घनघनाया। क्या तानिया मैडम से बात कर सकता हूँ? पूरे दिन में पहली बार किसी ने इतनी सभ्यता से बात की थी। अच्छा लगा, आवाज़ भी अच्छी लगी, कुछ हद तक जानी पहचानी भी। मैडम, आपसे एक जानकारी चाहिए थी। हाँ पूछिए। क्या आप किसी विपिन सिंह को जानती हैं? उस आवाज़ ने विपिन कहा तो मेरा सारा शरीर एक बार की पुलकित सा हो गया। यह नाम सुनने को मेरे कान तरस रहे थे और मेरे होठ भी पिछले 10 सालों से कितनी बार यह नाम बोलते ही रहते थे। वह गंभीर स्वर, वही मिठास और वही शालीनता। मुझे यह पहचानने में एक पल भी नहीं लगा कि यह विपिन ही है। बदमाश, कहाँ हो तुम? बस यही वाक्य ठीक से निकला। गला कांपने लगा था। कहाँ खो गए थे तुम? पता भी है मैं किस हाल में हूँ, कितनी अकेली और उदास हूँ। कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं काम में नौसेना मुख्यालय आया था। पुरानी यादें ढूंढने कैनॉट प्लेस आया तो उदय मिल गया। उसे तुम्हारा सब हाल मिला। उसी ने तुम्हारा नंबर दिया और बताया कि तुम्हारी ब्रांच नज़दीक ही है। सुनो, प्लीज़ रो मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसे आज भी इतना मेरा ख्याल है, यह जानकर अच्छा लगा। वह आज भी उतना ही भला था। उसकी आवाज़ में आज भी वही शांति थी जिसे मैं अब तक मिस कर रही थी। फ़ोन पर उसकी आवाज़ क्या सुनी, मानो मैं किसी टाइम मशीन में चली गई। अपने जीवन में से कितनी भूली बिसरी पुरानी यादें जैसे अब तक जबरन बंद रखी गई खिड़कियों से उड़कर मेरे मन मंदिर में मंडराने लगी। याद आए वो दिन जब हर पल आशा से बंधा था। मुझे हर रोज़ सुबह होने का इंतज़ार रहता था ताकि उससे मिल सकूं। उसके संग की खुशबू को बरसों बाद फिर से महसूस किया तो चेहरे पर स्वतः ही मुस्कान आ गई। कॉलेज में वह सबका चहेता था, मैं भी किसी से कम नहीं थी। वह खिलाड़ी था तो मैं पढ़ाकू थी। जान पहचान कब नज़दीकी में बदली पता ही न लगा। मैं बहुत हाजिर जवाब थी जबकि वह चुप सा था। और भी बहुत से अंतर थे हमारे बीच में। मसलन हम लोग खाते पीते घर से थे, जबकि उसका परिवार बड़ी मुश्किल से ही निम्न मध्य वर्ग में गिने जाने लायक था। उसके पास अपनी साइकिल भी नहीं थी। कॉलेज छोड़ने ड्राइवर आता था। हालांकि बाद में मैंने जीत करके बस में आना जाना शुरू कर दिया था। अब सोचती हूँ तो यह सपने जैसा लगता है कि इतने भेद के बावजूद हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में रंग गए। मेरी सहेलियाँ शाम होते ही मुझे अकेला छोड़ देती थी ताकि मैं उसके साथ समय बिता सकूं। नित्या तो हमेशा ही उसका नाम मेरे साथ जोड़कर कुछ ना कुछ चुहल करती रहती। कॉलेज में सबको यकीन था कि हम शादी करेंगे ही।
मुझसे विदा लेना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था, पर उस दिन वह कुछ ज़्यादा ही भावुक हो रहा था। थोड़ी देर और रुक जाओ ना, उसने विनती की। आखिरी बस निकल गई तो फिर घर कैसे जाऊंगी? काश हम लोग हमेशा साथ रह पाते, उसने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। भूल जाओ, पापा इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। मैंने चुटकी ली। मुझे क्या पता था कि मेरा यह मजाक ही एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच बन जाएगा। हम दोनों पार्क में बैठे थे, पता ही न चला कब अंधेरा हो गया था। अचानक ही मुझे पापा का रौद्र रूप याद आ गया। क्या समय है? मैंने पूछा। मुझे क्या पता, मैं तो घड़ी नहीं पहनता हूँ। हाँ, वह तो दहेज में मिलेगी ही। मैंने छींटा कसा। मेरा दहेज में विश्वास नहीं है। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं यह सोच ही रही थी कि उसकी आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। क्या चल रहा है तान्या जी? सब ठीक तो है? बिटिया का क्या हाल है? पढ़ाई में तो अपनी माँ की तरह ही होशियार होगी, राइट? उसके मुंह से जी सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। शायद मुझे सहज करना चाहता था। मैंने भी संयम दिखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी मैं उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। गला और आंख दोनों ही भर आए। उसने भी दोबारा नहीं पूछा। उसने अपनी नज़रें भी नीची कर ली ताकि मैं चुपचाप छलक आया एक आंसू पोंछ सकूं। मुझे अच्छा लगा। वह आज भी वैसा ही कोमल हृदय है, हमेशा ही दूसरों को पूरा मौका देता है सर्वश्रेष्ठ दिखने का। मेरे उत्तर का इंतज़ार किए बिना उसने अपने आप ही कहा, लंच टाइम हो रहा है, निधि रूप में चले? तुम्हें पसंद भी है? हम दोनों जल्दी से बाहर निकले। लंच में मूड खराब हो जाने की वजह से भी मैं भूखी तो थी ही, मगर उसके साथ होने की बात ही और थी। मेरे कदम कुछ अधिक ही तेज चल रहे थे। आज बहुत सालों के बाद वह मेरे साथ चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी से पहले हम लोग घूमा करते थे। वह तो स्वभाव से ही निडर था, कभी भी किसी की परवाह नहीं करता था, मगर मुझे तो घर में सबका ही ख्याल रखना था। दीदी ने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध घर त्याग कर दूसरी जाति में शादी की थी। 1 साल बाद भाई ने भी घर में सबके बहुत मना करने के बाद भी लड़ झगड़ कर हमारी हैसियत से कहीं नीचे परिवार में विवाह कर लिया। पापा ने उसी दिन उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और मुझसे वचन ले लिया कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। इस बात को बहुत समय हो गया था। पापा ने दीदी और भैया को वापस स्वीकार भी कर लिया था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऊपर से विपिन का प्यार। मैं तो पापा को दिए इस वचन को पूरी तरह भूल भी गई थी। एक दिन मैंने पापा को विपिन के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उसी क्षण मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पापा का वह भयानक रूप मैं कभी नहीं भूल सकती। उस समय रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे घर से निकल जाने को कहा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन पर तो जैसे भूत सा सवार था। अब याद करके भी आश्चर्य होता है कि हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले दीदी और भैया भी इस बार पापा की ही तरफदारी कर रहे थे। दीदी और भैया ने अपनी बातों से मुझे बार बार यह यकीन भी दिलाया था कि अपने दोनों बड़े बच्चों द्वारा अपनी मर्जी से विवाह कर लेने की वजह से माँ पापा बहुत ही टूट चुके हैं। अगर मैं भी उनकी इच्छा का ख्याल नहीं करूँगी तो वे लोग गुस्से में जाने क्या कर बैठेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो घर का कोई भी सदस्य मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। पापा के गुस्से के अलावा मुझे एक और बात का भी डर था, वह था हमारी जातियों का। विपिन एक ठाकुर परिवार से था और दीदी हमेशा कहती थी, जिस दिन भी उसे तेरी जाति का पता लगेगा दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। हालांकि मुझे यकीन था कि विपिन ऐसा लड़का नहीं था, मगर वक्त की धार किसने देखी है। अगर वह कभी भी दुनिया के बहकावे में आ जाता तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहती। मैंने उसे फ़ोन करके सारी बात बताई और कहा कि मैं पापा का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। तुम मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए, समझो मैं मर गई। मुझे लगा कि वह कहेगा तुम्हारे लिए मैं सारी उम्र कुंवारा रहूँगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनकी बेटी हो, प्रॉपर्टी नहीं। नहीं मानते तो ना माने, हम उनके बिना ही शादी करेंगे। उनके बिना? अभी तो शादी हुई भी नहीं है। तुम पहले से ही मुझे अपने परिवार से अलग करना चाहते हो। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैं उनकी और इंसल्ट नहीं कर सकती।
शायद मैं बहुत कमज़ोर थी, या शायद मैं दीदी भैया की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहती थी। कारण जो भी हो, मैं उसी समय यह समझ गई थी कि मैं अपने परिवारजनों को नाराज़ नहीं कर पाऊंगी। शायद हमारा साथ बस यहाँ तक ही था। आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। मैंने जैसे तैसे कहा। मुझे लगा वह झगड़ा करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने चुपचाप फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद मैंने जब भी उसका नंबर मिलाने की कोशिश की, उसने फ़ोन कभी उठाया ही नहीं। 2 हफ्ते बाद हम नित्या के घर में मिले। उसने बताया कि उसने नौसेना की नौकरी स्वीकार कर ली थी और वह उस दिन ही मुंबई जा रहा था। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं। क्यों? इतनी तो लिखी, कभी किसी का जवाब तक नहीं दिया। और फिर अब चिट्ठी लिखने की कोई वजह भी तो नहीं बची है। वह सच ही तो कह रहा था। मैंने कभी भी उसके पत्र का जवाब नहीं दिया। सोचती थी कि वह कभी बुरा नहीं मानेगा। उस दिन मैं सारी रात रोती रही। दीदी मुझे दिलासा देते हुए हमेशा कहती थी, अच्छा ही हुआ उसका यह पलायनवादी रूप शादी से पहले ही दिख गया। वह दिन और आज का दिन, वह मेरी ज़िंदगी से ऐसा गया कि फिर कभी कोशिश करने पर भी पता नहीं चला कि कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। मैंने भी धीरे धीरे ज़िंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। कभी किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे दिल में किसी कोने में वह आज भी रहता है, हंसता है और कविता भी करता है। अशोक के साथ मेरी शादी पापा के आशीर्वाद से हुई। कोई भी सहेली मेरी शादी में नहीं आई। सबको यही लगता था कि मैंने विपिन के साथ अन्याय किया है। किसी को भी मेरे दिल का हाल जानने की फुर्सत न थी। मुझे यकीन था कि वह तो आएगा ही। उदय के द्वारा मेरी खबर तो उस तक पहुंचती ही है, यह मुझे मालूम था, मगर वह भी न आया। उसकी तरफ से बस एक बधाई तार आया। बधाई में भी उसकी कोई खबर न मिली और कुछ नहीं तो आकर गुस्सा तो कर सकता था, मगर उसने गुस्सा भी नहीं किया और ना ही कोई शिकवा। चुपचाप मेरी ज़िंदगी से चला गया। शादी के 2 साल बाद मुझे बेटी पैदा हुई। दिन, मास और फिर वर्ष बीतते गए। बेटी स्कूल भी जाने लगी। पुराने दोस्तों में सिर्फ उदय से कभी कभार बस स्टॉप पर मुलाकात हो जाती थी। बाद में ऐसी ही किसी मुलाकात में उदय ने एक बार बताया कि विपिन ने संध्या से शादी कर ली है। विपिन और संध्या, इससे ज़्यादा बेमेल रिश्ता मैंने सुना ही नहीं था। कहाँ विपिन जैसा देवता आदमी और कहाँ एक नंबर की बदतमीज़ और नकचड़ी संध्या। बदतमीज़ क्यों ना होती? रामाशंकर सिंह की बेटी जो ठहरी, हमारी बिरादरी में सबसे नामी गिरामी आदमी थे। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था। वजह यह थी कि सारी बिरादरी के वोट उनके इशारे पर ही चलते थे। उनके प्रयासों से ही हम लोगों को आरक्षण मिला था। खानदानी पैसे वाले थे। सारा परिवार पढ़ा लिखा भी था। कहते हैं कि भगवान सारे सुख किसी को कभी नहीं देता है, बस उनके बच्चे ही खराब निकले। बड़ा बेटा गुंडागर्दी में पड़ गया। कॉलेज के दिनों में ही किसी हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। उसके दोस्तों को सजा भी हुई थी, मगर कहते हैं कि रामाशंकर ने अपने रसूख के बल पर उसको साफ बचा लिया था। मुकदमे के दौरान ही उसे पढ़ने के बहाने लंदन भिजवा दिया था। अब तो वापस आने से रहा। विपिन के दादाजी संध्या के परिवार के खास थे। वे उनको बहुत मानते थे और कहते थे कि उनकी वजह से ही यह परिवार हमेशा चमका। कितना भी बुरा वक्त आने पर भी कभी संकट में नहीं पड़ा। संध्या का बचपन से ही विपिन के घर आना जाना था। विपिन को भी उसके घर के सभी सदस्य पसंद करते थे और संध्या भी हमेशा से किसी फौजी अफसर से ही शादी करना चाहती थी। फिर भी इस शादी पर मुझे अचंभा हुआ। संध्या ने वह खजाना पा लिया था जो मेरे हाथ से फिसल चुका था। मुझे संध्या से रश्क होने लगा। संध्या ने जरूर पिछले जन्म में कोई बड़ी तपस्या की होगी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आई। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। आँख से यह मोती क्यों गिरा, इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहती हो? उसने बिना किसी दृढ़ता के मुझसे पूछा। पहले भी उसकी हर बात बिना किसी दृढ़ बंधन के होती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि वह मुझ पर अपना अधिकार जताएं। अगर मैं उसकी बात का जवाब ना दूं तो वह जिद करके मुझसे दोबारा पूछे। अगर कभी वह मुझ पर गुस्सा भी करता तो शायद मुझे अच्छा ही लगता, मगर मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। उसने कभी भी किसी बात की जिद नहीं की थी, न तो जिद करके अपने किसी सवाल का जवाब मांगा और ना ही कभी मुझ पर गुस्सा हुआ।
तुम इतने दिन से मिले क्यों नहीं मुझसे? इतने साल तक मेरी कोई खबर नहीं ली? क्या कभी भी दिल्ली आना नहीं होता है? लाख कोशिश करने पर भी मैं सिकवा किए बिना न रह सकी। चिट्ठी न सही, फ़ोन तो कर सकते थे कभी। वह शांति से सुनता रहा। मेरी याद नहीं आई कभी? मैं बोलती रही। यादें कहाँ छूटती है? मिला नहीं तो क्या, तुम्हारी एक एक बात आज भी याद है मुझे। शादी के बाद अपनी मर्जी के अलावा और भी बहुत सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और क्या कहूँ, तुम तो खुद ही समझदार हो। उसने सफाई सी दी। नहीं, मैं तो बुद्धू हूँ और यह बात मैं साबित कर चुकी हूँ अशोक से शादी करके। मगर तुमने तो अपनी मर्जी से शादी की थी। वो मेरा बचपना था। मुझे अशोक से कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। संध्या कितनी खुशनसीब है जो उसे तुम जैसा पति मिला। मैं अपनी ही रॉ में बोली। तान्या, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कहो। यह सच नहीं है। वह ऐसा बोला मानो बहुत पीड़ा में हो। मुझे समझ नहीं आया वह इतना असहज क्यों हो रहा था। काश में संध्या की जगह होती। मेरे मुंह से निकल ही गया। मैं कभी अपनी किस्मत से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, वरना हमारी दुनिया कुछ अलग ही होती। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश रहती? वह एक पल को ठिठका, फिर बोला, तुम सोचती हो कि संध्या मेरे साथ बहुत खुश है? मैं समझी नहीं वह क्या कहना चाह रहा था। वह कुछ उलझी उलझी बातें कर रहा था। बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो मेरे साथ। या तो झगड़ा करती थी या दिन रात रोती थी। मैंने एक आध बार मनोचिकित्सक के पास जाने की बात भी उठाई तो वह और उसका सारा परिवार मेरे खिलाफ भड़क गया कि मैं उनकी बेटी को पागल कर देना चाहता हूँ। मैं उसके चेहरे की पीड़ा को स्पष्ट देख पा रही थी, मगर नहीं जानती थी कि उसका क्या करूँ। तान्या, यह दुनिया बहुत कठिन है। सही गलत, अच्छे बुरे को पहचानना आसान नहीं है। हमें सिर्फ अपने घाव दिखते हैं। सुंदर सुंदर कपड़ों के नीचे दूसरे लोग कितने घाव लेकर जी रहे हैं उसका हमें कतई एहसास नहीं है। इसलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या होती है। सच तो यह है कि अपने सारे घाव के बावजूद हम दूसरों से ज़्यादा खुशनसीब हो सकते हैं, मगर हमें इस बात का जरा सा भी अंदाज नहीं होता है। मैं उसकी इस बात को ध्यान से सुन रही थी। सुख दुख दोनों हमारे अंदर ही हैं। मुझे उसकी बात कुछ समझ आने लगी थी। पता है हमारी समस्या क्या है? उसने बहुत प्यार से कहा, मानो किसी बच्चे को समझा रहा हो। झूठी उम्मीदों में फंसकर हम सच्ची खुशियों को दरकिनार करते रहते हैं। आधा अधूरा जो भी मिले उसे अपनाना सीखना होगा। छोटी छोटी खुशियां ही हमें बड़ा बनाती हैं, जबकि बड़ी बड़ी उम्मीदें हमें छोटा करती हैं। याद रखना कि अगर तुम्हारी शादी अशोक से ना हुई होती तो तुम्हें प्यारी सी बेटी नहीं मिलती। अपने सौभाग्य को पहचानो, तभी खुशी मिलेगी। संध्या साथ में आई है? मैंने पूछा। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सोचती थी कि शायद मैं उसे एहसास दिला पाऊँ कि वह किस हीरे की बेकदरी कर रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदास मुस्कान कौन थी और वह कुछ शब्द ढूंढता हुआ सा लगा। संध्या ने यह शादी सिर्फ अपने माता पिता से विद्रोह करने के लिए ही की थी। उसने कई बार पुलिस बुलाई थी। मुझ पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर मैं दहेज विरोधी एक्ट में जेल भी गया। कुछ तो पुलिस रिकॉर्ड की वजह से और काफ़ी कुछ ससुर जी की प्रभाव की वजह से नौसेना ने डिस्चार्ज देकर निकालने की कोशिश की, मगर बाद में आरोप साबित नहीं हो पाए और आखिरकार मुझे बहाल किया। आज उसी सिलसिले में मुख्यालय आया था। हे भगवान, कब हुआ था यह सब? मुझे संध्या पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। कुछ साल पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब तो हमारा तलाक हुए भी 2 साल हो गया और मेरी सगाई भी हो चुकी है नेहा से। नेहा मेरी मम्मी की पसंद की लड़की है और 4 महीने बाद हमारी शादी है। क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सोचा कि शादी से पहले आखिरी बार तुमसे मिल लूँ। हम होटल के सामने खड़े थे। मेरी भूख मर चुकी थी। उसके बाद से ना मैंने ना विपिन ने कभी पीछे मुड़कर देखा। विपिन अपने जीवन में खुश था और मैं अपनी। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।
साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।